नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी। आज रात मैं अपनी प्रिय सखी राशील के घर पर रुक गई हूँ। इस रात की शुरुआत होती है एक चंचल बातचीत से, जहाँ मैं राशील से कहती हूँ कि मैं उसका नाइट सूट इसलिए पहनना चाहती हूँ ताकि मुझे उसे आलिंगन करने जैसा महसूस हो। और फिर हम दोनों हंसते हुए पूछती हैं, कहीं अविवाहित रहते हुए हम में समलैंगिक प्रवृत्ति तो नहीं पनपने लगी है। लेकिन ये रात सिर्फ प्यार और हंसी की नहीं है। आज राशील मुझे अपने अतीत के संघर्ष की एक नई परत बताने वाली है। आप सुनेंगे कैसे जेड के चंगुल से भागने के बाद राशील एक बिल्कुल अपरिचित शहर में पहुंचती है। पैसों की कमी से जूझती राशील जब सराफा बाजार में अपने सोने के कंगन बेचने जाती है तो उसे लगता है कि अब वो गहरी खाई में गिरने वाली है। सुनिए कैसे सराफा सेठ का फोन कॉल राशील को डराता है और कैसे आधार कार्ड और कैश मेमो की मांग उसे फंसा सकती थी। कैसे वो एक सुरक्षित महिला हॉस्टल ढूंढती है और अपनी पुरानी जिंदगी की अपवित्र गंध वाले कपड़े जला देने का फैसला करती है। संघर्ष, विश्वासघात और नई शुरुआत की कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे। एपिसोड 14, आधी रात का ठहराव और असुरक्षित राहील की यात्रा। अलका मैम के भतीजे पराग से राशील का विवाह अमेरिका में होना तय हो गया है। जब राशील के विवाह को 3 महीने रहे तब राशील ने कॉल करके मुझे ये शुभ समाचार बताया है। साथ ही उसने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित भी किया है। मैं उसके घर गई हूँ। उसका फ्लैट 2 शयन कक्षों वाला है। घर छोटा मगर साफ सुथरा और सुरक्षित भी है। डिनर के बाद उसके पास मुझसे बातों का भंडार है। वाणी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करना है। क्या आप आज रात यहीं रुक सकती हो? उसने पूछा है। मैं रात्रि विश्राम की तैयारी से नहीं आई हूँ। पापा से भी मैंने रात्रि यहाँ रुकने के बारे में नहीं बताया है। मैंने अपनी परेशानी बताई है। आप अंकल को कॉल करके बता दो ना प्लीज। मैं आपको अपना नया नाइट सूट पहनने दे दूंगी, राशील के स्वर में प्रार्थना है। मैंने सोचा कुछ दिनों में राशील यहाँ से अमेरिका चली जाएगी और फिर शायद ही ऐसा समय कभी मिले जब हम अकेले में फिर ऐसे साथ होंगे और बातें कर सकेंगे। मैंने पापा को कॉल करके बता दिया है। पापा राशील और मेरी फ्रेंडशिप का माध्यम अलका मैम का होना जानते हैं। उन्होंने मुझे अनुमति दे दी है। फिर राशील ने मुझे अपना नया नाइट सूट पहनने को दिया है। इसे आप पहनो, मुझे वो वाला दो जिसे आप धारण करती रही हो। मुझे उसे पहनने से ऐसी फीलिंग हो सकेगी जैसे मैं आपका आलिंगन कर रही हूँ। मैं उसका महंगा और नया सूट नहीं पहनना चाहती हूँ। वाणी, अविवाहित रहते हुए कहीं आप में समलैंगिक प्रवृत्ति तो नहीं पनपने लगी है? राशील मुझे अचरज से देखते और हंसते हुए कह रही है। इसका मेरे अविवाहित होने से संबंध नहीं है। आप हो ही इतनी अच्छी और सुंदर कि मुझे आपसे चिपकने का मन हो रहा है। इसके पीछे यह अनुभूति भी काम कर रही है कि कुछ ही दिनों में आप बहुत दूर अमेरिका में जा बसने वाली हो। मैं उसी से लय मिलाते हुए हंस रही हूँ। राशील ने बात की सच्चाई और परिहास दोनों को समझा है। फिर अपनी बाहों में लेकर मेरे दोनों गालों पर प्यार भरी चुम्मी अंकित की है। यही मैंने भी उसके साथ किया है। फिर वस्त्र बदलकर हम दोनों सोफे पर अधपसरे हुए बैठ गए हैं। राशील, आप जेड के चंगुल से मुक्त होने के बाद जलंधर जाने के स्थान पर अकेली इतनी दूर आपके लिए बिल्कुल ही अपरिचित इस नगर में कैसे पहुंच गई थी? फिर यहाँ कैसे आप अलका मैम से मिली? ये सब मुझे बताना चाहोगी? मैंने प्रश्न किया है। मैं उसके अतीत के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। क्यों नहीं, आपसे शेयर करके मेरा ही जी हल्का सकेगा। राशील ने शायद ये सब बताने के लिए ही मुझे अपने साथ रहने के लिए रोका है। उसने सोच समझकर अपने अतीत की घटनाएं क्रमबद्ध ढंग से बताना आरंभ की है। सुनते हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई टीवी धारावाहिक चल रहा हो। दृश्य परिवर्तन। राशील जेड के चंगुल से भागने में सफल हुई है। उसने अपने घर वालों के साथ अक्षम्य विश्वासघात किया है। इससे वो जलंधर जाने का साहस नहीं कर सकी है। उस समय उसने स्टेशन पर आने वाली पहली ट्रेन के अंतिम स्टेशन की टिकट ले ली है। ऐसे वो अपने लिए बिल्कुल अपरिचित नगर में यहाँ पहुंच गई है। वो जब प्लेटफॉर्म पर उतरी तब तक उसके पास रहे थोड़े से रुपये में से अधिकांश खर्च हो चुके हैं।
बिल्कुल ही नए स्थान और नए लोगों में अपने को सुरक्षित रखने के लिए राशील के लिए सर्वप्रथम आवश्यक ये है कि उसके पास पर्याप्त धन हो। इस हेतु उसके पास एकमात्र विकल्प है, वो अपने साथ लाए सोने के आभूषण में से कुछ बेच दे। राशील ने स्टेशन से बाहर आकर हाथ रिक्शा लिया है। उसे यही कम खर्चीला विकल्प लग रहा है। रिक्शे से वो सराफा बाजार पहुंची है। एक दुकान के काउंटर पर उसने सकुचाते हुए अपने 2 कंगन बेचने के लिए रखे हैं। सेठ ने उससे कंगन क्रय करने के समय का कैश मेमो मांगा है। राशील के पास वो नहीं है, तब उन्होंने उसे खरीदने में असमर्थता दिखाई है। उसने निराश होकर कंगन वापस लिए हैं। अब वो क्या करे, इस उलझन में वहां खड़ी है। तभी सेठ के मोबाइल पर कॉल आया है। वह बात करने लगा है। किसी से बात करते हुए वह उसे देखते हुए उत्तर दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई राशील के बारे में ही उससे बात कर रहा हो। राशील डर गई है। उसे ऐसे लगा जैसे पुलिस उस सेठ से उसके बारे में ही पूछताछ कर रही हो। उसे लगा अब बस वो फंसने ही वाली है। उसे लगा जैसे कुएं से निकलकर वो अब गहरी खाई में गिरने वाली है। उसकी इच्छा हुई वो सर पर दौड़ लगा दे। उसका ऐसा करना संदेह बढ़ाने वाला हो सकता है, अतः किसी तरह उसने अपने डर पर नियंत्रण किया है। राशील स्वयं को संयत दिखाते हुए उस दुकान से निकलने को हुई है। तभी सेठ ने उसे रुकने के लिए कहा। उसे अपने प्राण गले तक आ गए अनुभव हुए हैं। भाई साहब, अब क्या बात है? राशील ने डरते डरते सेठ से पूछा है। बहन जी, लाइए आपके कंगन मुझे दीजिए। सेठ जी के स्वर में पहले की अपेक्षा अधिक विनम्रता है। वह अत्यंत डरी हुई है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे लग रहा है पुलिस आकर बस उसे पकड़ने ही वाली है। उसके पास उपाय कुछ नहीं है। स्वयं को सामान्य दिखाते हुए उसने अपने कंगन पुनः काउंटर पर रख दिए हैं। सेठ ने उन्हें उठाकर उनकी परख कसौटी पर की है, फिर उनकी तौल भी की है। राशील उनकी प्रत्येक गतिविधि ध्यान से देख रही है। ये सब उसके लिए नई है। वो कभी अकेली किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं गई है। आपके पास आपका आधार कार्ड तो होगा ना? सेठ जानने के भाव से उसका मुख देख रहा है। उसे अपने अंदर से आवाज आती प्रतीत हुई है जो उसे बता रही है, राशील तू तो अब फंस ही गई है। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि आधार कार्ड लेकर ये सेठ जी उसका नाम एवं पता जान लेंगे। फिर पुलिस को पता करने में देर नहीं लगेगी। वो अपने पति पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद भागकर यहाँ आई है। राशील सोचते हुए चुप ही है। बिना कैश मेमो के मैं इन्हें क्रय तो नहीं कर सकता हूँ, किंतु यदि आप अपने आधार कार्ड की कॉपी दे सकें तो इन्हें गिरवी रख सकता हूँ। इस तरह मैं 30,000 रुपये तक का भुगतान आपके बैंक खाते में ट्रांसफर या गूगल पे के माध्यम से कर सकता हूँ। सेठ जी उसे विकल्प बता रहे हैं। राशील को लगा कि वो व्यर्थ डर रही है। उसे अपना काम निकलते दिखाई दिया है। मैं आधार कार्ड तो दे दूंगी, मगर ये रुपए मुझे नकद चाहिए होंगे। इस समय मेरा बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, जबकि रुपयों की मुझे तुरंत आवश्यकता है। उसने सेठ जी को अपनी विवशता बताई है। मैं एक बार में अधिकतम 10,000 कैश दे सकता हूँ। आप ये कर सकती हैं कि आगे कुछ दिनों के अंतराल में मुझसे 10-10 हजार करके कैश ले सकती हैं। आप जब जितना कैश लेंगी उस समय के अनुसार ही मैं आपसे गिरवी छुड़ाने के समय इंटरेस्ट लूंगा। सेठ जी गिरवी प्रक्रिया समझाते हुए कहा है। राशील ने सोचा ये तो यहाँ तक बार बार आने की परेशानी वाला काम होगा, फिर भी यही सुरक्षित भी रहेगा। 30,000 रुपए की राशि लेकर नई जगह में रहना, घूमना उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक भी नहीं होगा। ये भी ठीक रहेगा। सहमति देते हुए राशील ने अपना आधार कार्ड सेठ जी को दिया है। सेठ जी ने अपने सहायक को भेजकर उसकी जेरॉक्स कॉपी बनवाई है। फिर अपने खाते में आवश्यक प्रविष्टि और राशील के हस्ताक्षर लेने के बाद उसे 10,000 रुपए दे दिए हैं। ये सेठ जी अच्छे व्यक्ति हैं। अब तक राशील को उन पर विश्वास हो गया है। भाई जी, क्या आप बता सकते हैं मुझे ठहरने के लिए यहाँ कौन सा छात्रावास या सुरक्षित स्थान मिल सकता है? राशील अपनी अगली समस्या का हल चाहती है। यहाँ आधा किमी दूर वनिता नामक एक विमेन्स हॉस्टल है। उसमें पढ़ने वाली और कामकाजी लड़कियों के रहने का अच्छा प्रबंध है, सेठ जी ने उत्तर दिया है। राशील ने उनसे एड्रेस लेकर उन्हें धन्यवाद कहा है। फिर वो कंधे पर अपना बैग टांगे हुए पैदल ही बताई दिशा में चल पड़ी है। यहाँ अच्छा संयोग हुआ है।
वनिता की हॉस्टल प्रबंधक एक सिख युवती ही है। उस मनप्रीत ने अपेक्षित सहयोग करते हुए राशील से 2 महीने का अग्रिम भुगतान लिया है। इस तरह उसे अटैच्ड रूम मिल गया है। मनप्रीत से ही उसने गुरुद्वारा के बारे में पता किया है। भाग्य से गुरुद्वारा भी पास ही है। इससे राशील को हॉस्टल के अतिरिक्त उचित भोजन का एक और सरल विकल्प मिलना अनुभव हुआ है। जेड के जेलनुमा घर की अपेक्षा वनिता का कमरा उसे अत्यंत सुविधाजनक लगा है। इसका मासिक शुल्क भी 3000 रुपए ही है। राशील ने पिछले 2 दिन के संघर्ष एवं चिंता से मुक्ति अनुभव करते हुए अपनी इस नई शरण में सुख की सांस ली है। राशील ने दोपहर बाद मार्केट जाकर 4 जोड़ी अच्छे से पंजाबी सूट एवं अन्य वस्त्र मोल लिए हैं। अपने कमरे में लौटने पर उसने अपने पहले के सभी वस्त्र की एक पोटली बनाई है। उस पोटली को एक कैरी बैग में रखा है। वो सोच रही है जिन भी वस्त्रों में जेड और उसके घर की गंध है वो उसकी अपवित्रता की कहानी कहते हैं। वो इस पोटली की होली जला देगी, उसने तय कर लिया है। रात्रि सुख की नींद लेने के बाद राशील अगली सुबह जल्दी तैयार होकर गुरुद्वारे गई है। उसने अपने साथ पुराने कपड़ों की पोटली वाला कैरी बैग भी रखा हुआ है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 14 का समापन है। यह एपिसोड राशील के अतीत के एक अपरिचित नगर में संघर्ष और अकेलेपन की कथा को मार्मिकता से उद्घाटित करता है। एपिसोड 14 की शक्ति और कथा विकास। राशील वाणी की अंतरंगता, बहन की भावना। राशील द्वारा वाणी को रात्रि विश्राम के लिए प्रार्थना करना और आपका नाइट सूट पहनकर आलिंगन की फीलिंग अनुभव करने की बात करना उनके बीच के समलैंगिक आकर्षण और भावनात्मक निकटता को गहरा करता है। यह उस बहनापे को दैहिक अभिव्यक्ति देता है। भविष्य की चिंता। राशील का विवाह तय होने के उपरांत भी वाणी का मन अमेरिका जाने की असमर्थता के कारण उदासी से भरा है। पलायन और संघर्ष। अपरिचित नगर में डर। राशील का जलंधर जाने का साहस न करना और एक अपरिचित नगर में उतरना उसके अकेलेपन और नैतिक अपराध बोध को दर्शाता है। सराफा बाजार की कठिनाई। सेठ द्वारा कैश मेमो और आधार कार्ड मांगने पर राशील का डर पुलिस के फंसाने का यथार्थ और प्रासंगिक है। ये पीड़ित के मन की असुरक्षा को प्रकट करता है। सेठ की सज्जनता। सेठ का गिरवी रखने और किश्तों में कैश देने का प्रस्ताव, साथ ही हॉस्टल का पता बताना अज्ञात व्यक्तियों की सज्जनता पर राशील के भरोसे को पुनः स्थापित करता है। शुद्धिकरण का संकल्प। अपवित्रता का त्याग। पुराने वस्त्रों को जेड और उसके घर की गंध वाला मानना और उन्हें अपवित्रता की कहानी कहकर होली जलाने का संकल्प लेना, ये राशील द्वारा अपने दुखद अतीत से दैहिक और मानसिक रूप से मुक्ति पाने के असाधारण प्रयास को प्रकट करता है। सिख संगत का आश्रय। वनिता हॉस्टल और गुरुद्वारे में सिख समुदाय का साथ पाना राशील के भाग्य का पुनः उदय दिखाता है, जो उसे अकेलेपन और असुरक्षा से बाहर निकालता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। अंतरंगता। नाइट सूट बदलने वाले दृश्य में वाणी और राशील दोनों का स्वर हंसमुख, चंचल और एक दूसरे के आकर्षण को प्रकट करने वाला हो। अतीत का स्वर। राशील पलायन की कहानी सुनाते समय राशील का स्वर धीमा, चिंतनशील हो। सेठ से बात करते समय स्वर में डर और दबी हुई घबराहट झलकनी चाहिए। नए वस्त्रों का त्याग। पुराने वस्त्रों को अपवित्र बताने वाले क्षण में राशील का स्वर गहरी घृणा और दृढ़ संकल्प से भरा होना चाहिए। संगीत, बीजीएम। इस एपिसोड का बीजीएम संघर्ष, असुरक्षा और अंतरंगता के क्षणों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। होली जलाने के संकल्प वाले क्षण में संगीत आशावादी और विजयी टोन में समापन हो। एपिसोड 14 समाप्त।